तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो अब हम लेके आ गए हैं अपनी सबसे अवेटेड एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है केस स्टडी प्लेलिस्ट। तो अभी जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स कवर किए हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जो बच्चे भी पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या जो बच्चे इस चैनल की वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों को जाके बताओ कि सार्थक कॉमर्स वाला चैनल पे सारा सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का कवर हो चुका है ब्रीफली, और अब हम केस स्टडीज़ प्लेलिस्ट भी शुरू कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये केस स्टडी के लिए मैं आपको पहली एक दो बातें कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये केस स्टडी सारी एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगी। ये केस स्टडीज़ आपकी रिवीजन में आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू और बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड जो केस स्टडी हैं वही सारी यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। और इनमें से कुछ कुछ मैंने खुद भी बनाई है, तो आप इस तरीके से मत समझना कि ये आज तक आपने कहीं देखी ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आप सुन लीजिए बात कि जो बच्चा भी सोच रहा है ना बिज़नेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ या 95 या 90 से अबव मार्क्स लाने की, वो प्लीज़ मेरे चैनल के पैटर्न को फॉलो करें। जो बच्चे शॉर्टकट के लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की केस स्टडी क्यों करवा रहे हैं, या ये पूरे टॉपिक की केस स्टडी क्यों करवा रहे हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो को ना देखें। मैं प्लीज़ उन्हें यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 के लिए जा रहा है उसे पता है कि उसे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और ये केस स्टडीज़ सिर्फ मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको जो पेपर में आएंगी ही आएंगी, जैसे वो लिख देते हैं थंबनेल पे कि हाँ ये तो पक्का फंसेंगी। नहीं, मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं एक चैप्टर के, उनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जिन पे केस स्टडी बनती है, ठीक है, जिससे आपको भी रिमाइंड हो जाए सारे टॉपिक्स। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ आपके पेपर में आने वाली वही केस स्टडी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं केस स्टडीज़, और इनमें मैं ऐसी केस स्टडीज़ भी डालूंगा जो पेपर में आ भी चुकी हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझो इस मोटिव से अगर करोगे कि यार यही केस स्टडी करके पेपर में आ जाए, तो वो देखो वो दोनों तरफ से आप शॉर्टकट आजमा रहे हो और मैं अपने व्यूज़ के लिए बस ये लिख दे रहा हूँ। तो मैं साफ सीधा बोल रहा हूँ, ये सारी केस स्टडी पेपर के अंदर आएंगी ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ये केस स्टडी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब आप केस स्टडी को सॉल्व करना शुरू कर देते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक हायर लेवल पे होता है, ठीक है, जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस भी आपकी बहुत इंप्रूव होती है और अपनी प्रैक्टिस पे आपको काफ़ी बिलीव होता है, ठीक है। तो पहली केस स्टडी शुरू करते हैं। तो अभी ये पार्ट 1 है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी मैं कम से कम 3 या 4 पार्ट्स डालूंगा केस स्टडी के, जिसमें सारी केस स्टडीज़ होंगी हर टॉपिक के ऊपर लगभग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी क्या है? स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स विद इन द टाइम। यानी कि एक स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक टारगेट जो सेट किया था प्रोडक्शन का, वो अचीव कर लिया टाइम के अंतर्गत। और उनका टारगेट क्या था? 5000 यूनिट्स बनाने का, जो कि उन्होंने अचीव कर लिया टाइम के अंदर। हाउ एवर टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम दे स्पेंट एडिशनल 40,000 रुपीज़। यानी कि जो उन्होंने टारगेट सेट किया था 5000 यूनिट्स को बनाने का, वो उन्होंने अचीव तो किया टाइम के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा 40,000 रुपये खर्च किए। डू यू थिंक स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इट्स वर्किंग? क्या आपको लगता है स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ इफेक्टिव और एफिशिएंट है अपनी वर्किंग में? तो इसका आंसर क्या होगा आप भी सोच लीजिए और फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा बेटा कि स्मार्ट इंडस्ट्रीज सिर्फ क्या थी? इफेक्टिव थी अपनी वर्किंग में, वो एफिशिएंट नहीं थी। यानी कि सिर्फ वो क्या थी? इफेक्टिव थी, एफिशिएंट नहीं थी। ऐसा क्यों सर? अगर आपको इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मतलब नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ। इफेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइम के अंदर करना, और इसमें कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ ने भी क्या किया? अपने काम को टाइम के अंदर किया, लेकिन कॉस्ट इनकी क्या हो गई? एक्स्ट्रा 40,000 हो गई। यानी कि कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो इफ़ेक्टिवनेस होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को अच्छे तरीके से करना, जिसमें आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो और जो कॉस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करो, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो यहाँ पे हमें साफ साफ लिख के दिखाया गया है कि 40,000 एडिशनल कॉस्ट आई है, विच मीन्स वो एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर इस केस स्टडी का आप सिंपल ये लिख दोगे दैट स्मार्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ इफेक्टिव इन देयर वर्किंग बिकॉज दे आर कंप्लीटिंग देयर टारगेट विद इन द टाइम, एंड दे आर नॉट एफिशिएंट इन देयर वर्किंग बिकॉज दे आर इनकरिंग एक्स्ट्रा 40,000 रुपीज़ फॉर अचीविंग देयर टारगेट। इतना लंबा मत लिखना, बस आप ये लिख सकते हो स्मार्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ इफेक्टिव इन देयर वर्किंग। सेकेंड केस स्टडी की बात करते हैं। Mr. Aditya sets the objectives and plans of XYZ Limited at which level he is working। अब देखो ये वाली जो केस स्टडी है ये कौन से टॉपिक से आ गई?
ये आ गई लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। 3 लेवल पढ़े थे हमने मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। और मैंने अपनी मेरी प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके देखो, मैंने सारे चैप्टर कवर करा दिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार मेरी वीडियो से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा। सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बोलता मैं ऐसा, इसलिए बोलता हूँ जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसी हिसाब से आप क्वेश्चन बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लोगे। अब मैंने उस वीडियो में आपको जो मेरी चैप्टर फर्स्ट की थी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि टॉप लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल में काम करने वाले के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और लोअर लेवल पे। तो मिस्टर अदिता जो हैं वो क्या सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं XYZ लिमिटेड के और प्लान बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव और प्लान कौन बनाता है, टॉप लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं कौन, मिस्टर अदिता, विच मीन्स दैट मिस्टर अदिता वर्क्स इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि जो कंपनी के गोल्स होते हैं और उन गोल्स तक पहुंचने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं वो टॉप लेवल के द्वारा ही बनाए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेकंड का आंसर ये है। थर्ड, बहुत ही अच्छी केस स्टडी, ठीक है, और ये आपने शायद एज एन एग्जाम्पल भी सुना होगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। McDonald's offer आलू टिक्की burger to attract Indian customers despite being a MNC. Which characteristics is shown in this case? यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि मैकडोनल्ड ने आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस किया जब वो इंडिया में आए ताकि इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, जबकि वो क्या थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, US की कंपनी थी। तो वो तो कैसे बनाते थे, जनरली नॉन वेज बर्गर्स बनाते थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने कैसे बर्गर इंट्रोड्यूस किए, आलू टिक्की बर्गर्स। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन इन दिस केस। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो येस, जिन बच्चों ने ये सोचा है वो बिल्कुल सही है, दैट मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। यानी कि मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस या डायनामिक एक्टिविटी होती है। क्योंकि मैनेजमेंट डायनामिक इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट को हमेशा अपने एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करते हुए चलना पड़ता है। इसीलिए मैकडोनल्ड ने क्या किया, अपने मेन्यू में चेंज किया जब वो कहाँ आया, इंडिया में आया, विच मीन्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को चेंज किया। और उन्होंने क्या, कौन सा बर्गर इंट्रोड्यूस किया, आलू टिक्की, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में लोग जनरली आलू टिक्की बर्गर खाते हैं, कोई भी नॉनवेज बर्गर इतना नहीं खाता, ना ही जानता है उसके बारे में। तो मैकडोनल्ड जैसे बड़े ब्रांड ने भी एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करने के लिए क्या किया, अपना न्यू मेन्यू इंट्रोड्यूस किया, और इसी वजह से मैकडोनल्ड का एक बहुत बड़ा नाम हुआ। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है वो ये है दैट मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एक्टिविटी। ठीक है, फोर्थ केस स्टडी, थ्रू ई चौपाल ITC एम टू चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द एंटायर आउटलुक ऑफ इंडियन फार्मर्स, विच ऑब्जेक्टिव इज़ फुलफिल हेयर। यहाँ बोलते कि ई चौपाल नाम की एक स्कीम निकाली ITC कंपनी ने, जिसका एम था चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द एंटायर आउटलुक ऑफ फार्मर्स। यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना फार्मर्स की, और साथ साथ उनके पूरे एंटायर आउटलुक को चेंज करना। अब बताओ यहाँ पे ITC कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रही है। अब देखो फिर वही सारे अलग अलग टॉपिक्स की केस स्टडी, तो आपकी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे रिविजन भी हो जा रही है सबकी। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते, जो शॉर्टकट में है, वो रिस्क लेते हैं, उनके लिए देखो। मैं तो ये नहीं बोलूँगा आप मत देखो मेरी वीडियो, देखो, लेकिन अगर वो नहीं, उन्हें पसंद आ रही है, नहीं कुछ समझ आ रहा तो प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि ये उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं और चाहते हैं फुल में से फुल मार्क्स लाना, और जो ईगर हैं कुछ नई लर्निंग सीखने के लिए, क्योंकि रोड लर्निंग वैसे भी हटा दी है। तो अब आप केस स्टडीज़ में अगर आंसर दे पा रहे हो तो समझ जाओ आपने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स का मतलब सीखा है। ठीक है, अब चौथी केस स्टडी क्या कहती है कि ITC कंपनी ने ई चौपाल यानी कि इलेक्ट्रिक चौपाल नाम की एक स्कीम निकाली, जिससे वो इंडियन फार्मर्स के लाइफ की क्वालिटी को चेंज करना चाहते थे और साथ साथ उनके एंटायर आउटलुक को चेंज करना चाहते थे। तो बताओ यहाँ पे ITC कंपनी ने कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव किया। अब अगर आप वापस जाओगे, रिवाइंड करोगे अपने दिमाग में, तो आपको याद आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो वो अचीव करना चाहती है। पहला होता है इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, जिसमें फर्दर 3 आते हैं, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ITC कंपनी क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर कर रही है ना, किसका, इंडियन फार्मर्स का। तो यहाँ पे ITC कंपनी कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाह रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
तो ये देखो, ये सारी जो केस स्टडी हैं ये कहीं ना कहीं हर टॉपिक से दिखी आपको। पहली वाली एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, दूसरी वाली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, चौथी वाली जो केस स्टडी थी वो दिखी आपको ऑब्जेक्टिव्स में से। तो ये सारे मैं केस स्टडी आपको इसलिए नहीं करा रहा कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे आपकी रिविजन्स के लिए हैं, ताकि आप रिवीजन भी करो और जिसे कहते हैं ना हम कि एक रोट लर्निंग ना करके वोकेशनल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो। यानी कि अगर आप केस स्टडीज़ में एक सिचुएशन आपको दी जा रही है, आप उसको समझ के पहचान ले रहे हो कि हाँ ये वाले टॉपिक से है, तो इसका मतलब आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है। और जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा ये जिन्होंने भी अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, जैसे चैप्टर फर्स्ट, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे देखिए एक बार, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका है और सबको थॉरली मैंने पढ़ाया है चैप्टर्स को। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन देखो बिग थिंग्स टेक टाइम्स ऑफ कोर्स। तो अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी कोई भी वीडियो। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम 4 केस स्टडी कवर कर रहे हैं। अगला चैप्टर फर्स्ट की ही हम केस स्टडीज़ की जो सीरीज़ है उसमें 3 पार्ट तक हम शायद मैक्सिमम वीडियोस बनाएं, जिसमें मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम केस स्टडी जो आज तक पेपर में आई हैं और जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं वो आपको करवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब तो केस स्टडी प्लेलिस्ट भी आ चुकी है, तो प्लीज़ शो सपोर्ट टू द चैनल एंड प्रोवाइड मी मोटिवेशन। सो ओके, बाय।